are Urdu and Hindi really different? क्या हिंदी और उर्दू सेम लैंग्वेज है या दो डिफरेंट लैंग्वेजेस? क्या ये सवाल भी आपको अंदर अंदर खाई जा रही है? वेल, वरी नॉट, बिकॉज आई हैव द आंसर्स. वेल गाइस, अकॉर्डिंग टू 99% ऑफ एक्सपर्ट्स ऑनलाइन, हिंदी एंड उर्दू आर एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज. हिंदी उर्दू अलग अलग जबानें नहीं है, टोपी ड्रामा है. Yeah, that's right. That's the video, guys. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe. Where's the like button? Here we go. Yes, they're exactly the same. Okay, got it. Bye. अगर ये आंसर इतना सिंपल होता तो शायद इतनी बार ये पूछा ही नहीं गया होता और मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता. बेशक एक हिंदी और एक उर्दू स्पीकर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बट डज दैट मीन दैट दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज? हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एक बंगाली और एक ओडिया स्पीकर. Well, it's just like the people who speak Italian, people who speak Spanish. I mean, their languages are somewhat like a lot of the words are the same. You can normally understand some of the context, but in the end, it's not important. They're completely different in the end. But at the same time, they can somewhat hold a conversation. ये अपनी लैंग्वेजेस में एक दूसरे के साथ फ्लुएंटली बात कर सकती हैं, बट इससे ये तो साबित नहीं होता कि ओडिया और बांग्ला आर द सेम लैंग्वेज. ऑन दैट नोट, चलिए कंपेयर करते हैं कि कैसे ओडिया और बंगाली का रिश्ता इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू का रिश्ता. ओडिया और बंगाली बोलचाल रूप में एक दूसरे से काफी अलग है. फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज बाड़ी इन बांग्ला एंड घोरा इन ओडिया. विंडो इज जानला इन बांग्ला एंड झोरका इन ओडिया. बट दोनों की फॉर्मल रूप में दीज लैंग्वेजेस कन्वर्ज. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रायंगल इज त्रिभुज इन बोथ द लैंग्वेजेस एंड डेमोक्रेसी इज गणतंत्र इन बोथ द लैंग्वेजेस. Now contrast this with Urdu and Hindi. बोलचाल रूप में these two languages are exactly the same. House is घर in both these languages. Window is खिड़की in both these Yeah, the miri ghar par. And, yeah, learning the language was fun. languages. But formal words की जब बात आती है, then we see something different. A triangle is त्रिकोण in Hindi and it is मुसल्लस in Urdu. Democracy is प्रजातंत्र in Hindi and it is जमहूरियत in Urdu. बोलचाल फॉर्म में हिंदी और उर्दू कन्वर्ज करते हैं और अपने फॉर्मल रूप में वो एक दूसरे से डाइवर्ज करते हैं. This is exactly opposite to Bengali and Odia, who converge in their formal ways and diverge in their colloquial ways. अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक सफर पे. सुनना होगा दास्तानी उर्दू को और समझना होगा कहानी हिंदी की. हमारे श्रृंखला के दूसरे अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ. चलिए अब इस गुफ्तगू ज़बान के सफर का आगाज किया जाए. Hindi, Urdu. दुनिया की सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषाओं की लिस्ट में हिंदी आता है नंबर 3 पे विद 60 करोड़ स्पीकर्स और उर्दू आता है नंबर 10 पे विद 23 करोड़ स्पीकर्स. यानी कि अगर हम हिंदी और उर्दू को सेम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, देन द टोटल स्पीकर्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू वुड एक्सीड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप. एनीवे, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. It's not that difficult for India in general to exceed the population of Europe in any aspect. In any aspect. There are way too many people in India to begin with. So if you just add the Hindi speakers, there's already a mass. There are more Hindi speakers than there are people in the United States. of India and also Fiji, जबकि उर्दू is both the official and the national language of जमहूरियत पाकिस्तान. आप में से कुछ लोगों को जान के ये शायद हैरानी होगी कि हिंदी और उर्दू दरअसल सेम लैंग्वेज फैमिली से आते हैं, द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, यानी कि इनका कॉमन ओरिजिन संस्कृत से हुआ है. टेक्निकली स्पीकिंग शौरसेनी प्रकृत से. मैं आपके लिए शौरसेनी प्रकृत में एक गाना प्ले करना चाहूंगा ताकि आप फील कर पाओ कि उर्दू और हिंदी का ये कॉमन पूर्वज संस्कृत से कैसे अलग साउंड करता था. ये गाना है फ्रॉम द फिल्म शिप ऑफ थीसियस बाय आनंद गांधी एंड ऑल यू आर्ट फिल्म लवर्स शुड. You know, I haven't been able to actually get access to that film. I've looked for it many times. The Ship of Theseus. I found it on YouTube, but there are no subtitles. There's nothing. So I'm just like, okay, I'll guess I'll just have to find the actual form. I haven't been able to find it. Definitely check it out. Anyway, let's hit it. नाहम जानामि कंपि देवम न दैवम णत्ति इसरोणि अन्ता णत्ति सग्गा भूमिण निर्यम नो जगकर्ता नो विकताय णय जगहि सरोपि कम्मुणो चैव दण्डं हंसयमेव सट्ठा भूताय मे सुहदुह पिया पिया सन्तो. Notice how in these lines we are starting to see Sanskrit almost decompose. Nasti becomes Nathi, Ishvara becomes Isro, Swargabhumi becomes Saggabhumi, Narakam becomes Nirayam. You see, Sanskrit was basically the educated person's language. The uneducated people or the common people basically वो सब प्राकृत में बात करते थे. And because प्राकृत का कोई fixed grammar नहीं था, it was subject to a lot of variations. हर कोस पर पानी बदले ये statement आज भी सही है और तब भी सही था. साल 1000 तक ना हिंदी थी और ना उर्दू. बट जो थे वो थे शौरसेनी प्रकृत के अनेक वेद. I mean, that's the thing with language is like as people, like you could just look at how people will say BRB.
now instead of saying like be right back or I need to go to the restroom or they say BRB. Like they literally say the letters BRB. Instead of actually saying be right back, which is literally just as simple, they say BRB. Or then there's the LOL instead of like laughing, but then that's text talk. It's just like, huh, LOL. Someone says something funny. LOL. Like, what? What? But that's the thing. It's just like language devolves over time and tries to become more colloquial because back in the day, many nations had like a sophisticated language and then an inferior language. Like there was Mandarin and Cantonese. I guess in India there was Sanskrit, and then anything else that was underneath was just the poor man's language. But the funny thing is, in those higher class languages, it was far more difficult to actually get across what you were trying to say than in the simplistic language, like the BRB or LOL or the other acronyms people used for text talk. Because it was just far simpler to get your message across in a few letters than it is to actually form an entire sentence. And in some language structures, you're doing in a massive paragraph to get across like a simple sentence or just like one word that a simpler language can get across. Yeah, that's the thing. It's just like eventually those sophisticated languages become extinct because the world becomes more fast-paced. जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, कनौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि। इस मैप पे जो लैंग्वेजेस आप ऑरेंज में देख रहे हो वो सारे शौरसेनी प्रकृति के एक फॉर्म थे। अब जैसा कि आपको पता है साल 900 से ऑलमोस्ट 1600s तक, दैट इज ऑलमोस्ट 700 इयर्स तक भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन चल रहा था। मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स लाइक द गजनविद्स, द खिलजीज, द तुगलक्स, ये सारे तुर्की और अफगानिस्तान के ओरिजिन के थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को रूल करने के दौरान उन्होंने ना उज़्बेकी और ना पश्तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया। इंस्टेड दे यूज्ड अ लैंग्वेज जो 700 साल तक इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा, और वो जबान थी फारसी या पर्शियन। You see, Persian was kind of like the English of that time. It was the elite language, the language spoken by the powerful people. काफी कुछ संस्कृत की तरह। Persian की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। The language is far, far, far older than Islam. In fact, generally लोग सोचते हैं कि Persian must be kind of like Arabic because both of them are like Muslim languages, but ऐसा सोचना सही नहीं है। You see, Arabic is a Semitic language. इसका Indo-Aryan family के साथ कोई नाता नहीं है। It is more related with languages like Hebrew. Persian, however, is part of the Indo-European language family. Old Persian और संस्कृत in fact एक भाषा से ही originate हुए थे, and together they made the Indo-Iranian family. Just to feel the flavor of Old Persian, let's listen to the Zoroastrian recitation in Avestan, the name for the old language of Old Persian. Let's try to see if we get some flavors of Sanskrit here. The funny thing is they're gonna do these chants and mantras. For me, I'm not gonna catch anything. I'm not gonna catch anything. I'll just be honest. Hashem v'hu v'hishtem asti, ushta asti, ushta ahmai, atashai v'ishtai Hashem. I don't know about you, but that sounds definitely like a Sanskrit yagya. In fact, आज भी अगर हम Persian numerals देखें, then they seem exactly like Sanskrit numerals. Yek. It must be nice to actually have a good understanding of multiple languages. For me, it's Spanish, which I have a vague understanding. I'd have to be around my family for a longer period of time for me to actually start picking it up easily again. And then English. I do have like an inkling on other languages, but it's not like I could hear it and be like, oh, well, I guess that's kind of true, where I could hear it and be like, oh, I know that. دو سه چهار پنج. In fact, these famous lines to describe the beauty of Kashmir. Gar firdaus baruwe zamiyast, amiyasto, amiyasto, amiyast. Thank you. अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. Here you can see that the ast is exactly from the Sanskrit asti. And very interestingly, इस poem के निर्माता थे आमिर खुसरो जी, a person who had such a big role in shaping India's linguistic journey. You see, इंडिया में हमेशा से ये सिस्टम चलता आ रहा है, एक elite language जो rulers का language हो. You don't understand Sanskrit even then. I mean, that's the thing. It's just like it's one of those lost languages. It's like Latin. Some people speak it, some people understand it, but it's one of those that is not spoken in society, which is why it's a dead language. Because it's no longer relevant in society. People speak English, people speak Spanish, people speak Hindi, people speak Russian, people speak. Well, yeah, you say your prayers, but that's about it. That's about primarily it. And a lot of people, they don't really know, that probably know the meaning of it,
but they don't know word for word the translation of it. So they just do it off of like people who sing a song. Sometimes they don't even know the words they're saying, or they'll try to fill something that feels right. Like my wife was trying to sing a song earlier, and she was making up her own lyrics, getting the meaning completely backwards. But she filled it with rhyming words that fit the cadence and fit the tone, just making the tone in the song more sorrowful than it was joyful. Yes, it was. It was talking about being welcoming and open, and you were singing a version which was talking about being closed off and alone. Literally, she had changed the meaning, and I was just like, it still sounded good. It was more relative to our situation. होता है और दूसरा कॉमन लैंग्वेज जो रास्ते में बोला जाता है। एक टाइम पे ये एलीट लैंग्वेज संस्कृत थी, आज ये एलीट लैंग्वेज इंग्लिश है एंड मुस्लिम शासन के दौरान ये एलीट लैंग्वेज पर्शियन थी। सड़क पे बोली जाती थी अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि। क्योंकि इन फॉरेन रूलर्स को इन भाषाओं के डिफरेंसेस के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता था, दे कॉल्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन वर्ड, हिंदवी और हिंदी। आज जैसे इंग्लिश और हिंदी लर्न करना दोनों साथ में इज काफ़ी कॉमन, उस टाइम पे भी अर्बन लोग वेर लर्निंग बोथ पर्शियन एंड हिंदवी। कुछ ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुए थे आमिर खुसरो जी। मेरे ख्याल से ही प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन लाइक अ पूर्व जन्म ऑफ टैगोर और शेक्सपियर और डा विंची, समवन लाइक दैट। Get ready for some bragging on his behalf. Amir Khusro was considered to be the founder of Qawwali, the inventor of the sitar, the founder of two musical styles, Khayal and Tarana. He was also fluent in Turkish, in Arabic, in Persian, in Khadi Boli, Braj Bhasha, Bhojpuri and Awadhi. Man, talk of a polyglot. Later in life, Khusro also became the devotee of Hazrat Nizamuddin Auliya ji, the Sufi saint of the Chishti order. अगर आप कभी दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जाओ, then you will find him resting next to his master. Anyway, so आमिर खुसरो जी ने एक ऐसा गजल कंपोज किया जो कि हमारे डिस्कशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The ghazal is titled Zihal Miskin, which is important because actually आप खुद ही सुन लो। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना My wife starts singing. ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया शबाने हिजला दराज तू गुल्फु बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां सखी पिया को जो मैं न देखूं Stop it. तो कैसे काटूं तू कैसे काटूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां तो क्या नोटिस किया आपने? हम देखते हैं कि इस गाने में एक लाइन फारसी में तो दूसरा हिंदवी में, टेक्निकली ब्रज भाषा में। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फारसी हिंदवी सैंडविच। इस्लाम में सूफी मूवमेंट का कोर टेनेंट यही था कि इंसान से प्यार खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। दिस वॉज ब्यूटिफुली हैपनिंग इन पैरेलल विद द भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म, जहाँ भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया गया था। फारसी तो तब की एलीट लैंग्वेज थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन इंटरेस्ट इन भक्ति एंड प्यार, फारसी हिंदी का ये सैंडविच दोनों मुस्लिम और हिंदू कॉमन लोगों को अपील करने लगा। हिंदवी में भजने और फारसी गजलों के मिश्रण से बने इस You can sandwich understand sandwich को most of it. 1740 में नाम Congratulations. दिया गया रेखा। I didn't understand a फारसी में word. इसका I was मतलब trying है to read the scattering, subtitles. एक मिश्रण। अच्छा, लेट मी शो यू यूनिक लैंग्वेज यूज्ड इन पोएट्री एंड आप मुझे बताना इसमें आपको क्या यूनिक लगा। अर्ज किया है सजन आवे तो पर See, I love when languages actually mix. Like for me, when it was growing up, my father always listened to like Spanish artists, and then every now and then they'd have like a verse which was in English. There's something about that just feels welcoming and comforting, because I understood what was being sung in Spanish, and then you'd hear a line in English. I don't know what it is about that. Like even in like a lot of Indian songs, they sing a lot of English. Every now and then they'll have a few lines or a few words, and it's just like, oh, okay. It feels more inclusive and it feels more welcoming than having a song. I guess most languages actually sing in multiple languages in one song. I think it's really English that is seen as like the song, like American songs are seen as the most simplistic because there's no there's no wider grabbing of other languages. It's just, oh, only English because that's all you qualify for, all you know, all you understand. दे से निकल कर बिहार बैठूंगी, बहाना करके मोतिया का पिरोने हार बैठूंगी। उन्हों यहाँ आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती और मठलती चुप खड़ी दो चार बैठूंगी। नजीक में उनके जाने की खुशी सूं साध हूँ दिल में, वले लोगों में दिखलाने को हूँ बेजार बैठूंगी। ये लिखा था कर्नाटका के हाशमी बीजापुरी जी ने इन द 1600s। ही वाज अ मेल पोएट, बट ये पूरी कहानी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फीमेल।
इस गजल में वो लिखते हैं कि पत्नी कैसे बिहेव करेगी जब उसके पति घर आएंगे। नॉर्थ में गजलें एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे, बट साउथ में द पर्सपेक्टिव फ्लिप्ड। प्लस यू कैन सी दैट द हिंदी ग्रामर हियर इज लिटिल ऑफ विद वर्ड्स लाइक सू, वले, I got it. दैट्स बिकॉज़ ये हिंदवी नहीं है, ये दक्षिणी है, द कॉमन टंग स्पोकन इन द साउथ ऑफ इंडिया। फारसी और दक्षिणी के कॉम्बिनेशन में लिखे इन फेमिनिन पर्सपेक्टिव वाले गानों को बाद में रेखती कहा गया, which later gained popularity in the north। जहां मुस्लिम्स अपने आइडियाज और स्टोरीज को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए फारसी और हिंदवी या दक्षिणी का यूज कर रहे थे, वहीं हिंदू आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड continued to write in the local vernacular languages, free of any Persian words। For example, Mirabai in 1500s composed several Krishna Bhakti Geets, and Surdas, the blind devotee of Krishna, उन्होंने कंपोज किया था सुरसागर in ठेठ ब्रज भाषा। I guess a part was removed there. Yeah, that's the risky thing with having music. It feels like a part was removed from there, and then it goes to this part because it seemed like they were gonna state a song. Yeah, they were gonna mention a song, and then it got removed. 1940 में the Sufi poet Malik Muhammad Jaisi composed Padmavat in Shuddh Awadhi, which was written in the Farsi script। Therefore, we see that parallel to रेखता, इंडियन भाषाओं में भी लिटरेचर फल फूल रहा था विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ फारसी इन इट। बट हाँ, लिटरेचर के बाहर बाजारों में, सड़कों में, मुगल आर्मी के बराकों में, जहाँ कहीं फारसी बोलने वाले लोग और भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ जरूरत महसूस पड़ी एक लिंक लैंग्वेज की। रेखता जो चीज लिटरेचर में कर रही थी, फारसी और हिंदवी का सैंडविच बन के वो रियल वर्ल्ड में आते आते सैंडविच से सैलड बन गई। हिंदवी और फारसी वर्ड्स वर मिक्सिंग फ्लुएंटली, एंड दैट इज हाउ उर्दू वाज बॉर्न। जहाँ रेखता एक फारसी लफ्ज है, वहीं उर्दू एक तुर्की शब्द है। It comes from the word Urdu, which is linked with the Angrezi word horde, यानी झुंड। It literally meant the language spoken in the army camps, specifically the Mughal army camps। उर्दू नाम however ज़बान का पड़ा था 1780 में। 1500 से 1780 के बीच ये ज़बान का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। इसको कुछ लोग हिंदी बोलते थे, तो कुछ लोग दहलवी, कुछ लोग कौरवी और कुछ लोग हिंदुस्तानी। 1700 में शायर आबरू शाह मुबारक इसी हिंदुस्तान ज़बान में लिखते हैं, अगर अखियों से अखियों को मिलाओगे तो क्या होगा, नज़र कर लुत्फ की हमको जलाओगे तो क्या होगा, जगत के लोग सारे आबरू को प्यार करते हैं, अगर तुम भी गले इसको लगाओगे तो क्या होगा। यहाँ हम पाते हैं कि पूरे कॉम्पोजिशन में हिंदवी और फारसी शब्द मिले जुले हैं। पर्शियन वर्ड्स नज़र, लुत्फ और आबरू मिक्सिंग विद द हिंदवी वर्ड्स अखियों एंड जगत। शायद इसी सेमी फारसी सेमी हिंदवी स्टेट में हिंदुस्तानी ज़बान स्टेबल बन के रह सकती थी, बट एज यू नो ऐसा हो ना सका। फारसी और हिंदवी में एक ऐसा की डिफरेंस था जो हिंदुस्तानी ज़बान में दरार लाने की वजह बन गई, और वो डिफरेंस एज यू माइट हैव गेस्ड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्रिप्ट्स, देयर लिपि एंड देयर रस्मुल खत। हिंदुस्तानी भाषा को दो स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। एक इस स्क्रिप्ट में ऑल्सो कॉल्ड द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट, एंड टू बी मोर प्रिसाइज द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट रिटन इन द नस्तलिक स्टाइल। नस्तलिक इज द नेम फॉर द स्लैंटेड। What? Really? There's more than I was thinking it was going to be a Romanized script and then the original Hindi type of script, the one I was learning. But no, apparently there's a third one now. Style of writing, as opposed to this more straight style called नक्श। उर्दू और फारसी को जनरली नस्तलिक में लिखा जाता है, जबकि अरबिक इज रिटन इन नक्श। और दूसरा नगरी स्क्रिप्ट दैट इवॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी। सदियों से ब्रज और अवधि को लिखने के लिए नागरी स्क्रिप्ट ही यूज होती थी। ईरान में इस्लाम के आने से पहले फारसी को पहलवी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, बट इन द 7th century आफ्टर पर्शिया गॉट इस्लामाइज्ड, फारसी स्टार्टेड टू बी रिटन इन द अरबिक स्क्रिप्ट, एंड दैट इज हाउ द स्क्रिप्ट का नाम पड़ गया पर्सो अरबिक। आपको शायद लग सकता है कि ये स्क्रिप्ट का डिफरेंस तो काफ़ी सुपरफिशियल डिफरेंस है। बहुत सारे लैंग्वेजेस को मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, पंजाबी को पाकिस्तान में लिखा जाता है इन द शाहमुखी स्क्रिप्ट, और हिंदुस्तान में लिखा जाता है इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट। कोंकणी को तो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, देवनागरी में, कन्नड़ा में और लैटिन में। सर्बियन को लैटिन और सिरिलिक में लिखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैविंग सेड ऑल दैट, देवनागरी और नस्तलिक में कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये हिंदुस्तानी ज़बान 2 रास्ते चल ली। पहले तो जस्ट Well, it's Urdu. But that's what it was saying. Because the other one was saying Hindi. I'm assuming he was saying the language name, because that's how I've been reading it this entire time. Usually these scripts are so different, right? Nastaliq feels very free-flowing, jabki Devanagari is very structured and blocky. Nastaliq is written from right to left, jabki Devanagari is written from left to right. अच्छा, थोड़ा technical linguistics में बात करें तो Devanagari comes from the Abugida family of scripts. यानी कि every character in Devanagari is a consonant plus a vowel mark. Abugidas में vowels transform the look of the consonant. ब्राह्मी से जो भी स्क्रिप्ट्स उत्पन्न हुए वो सारे आबुगिदास कहलाते हैं। नस्तलिक और द पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द अबजाद फैमिली। इन स्क्रिप्ट्स में ना वावल्स का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बस कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वावल्स आर इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड। फॉर एग्जांपल, दिस कैरेक्टर मेक्स द साउंड प एंड दिस मेक्स द साउंड ल। पुट टुगेदर, व्हाट इज इट? It can be pul, it can be pull, it can be pill, it can be any of those.
बिकॉज वावल्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. हमें कॉन्टेक्स्ट पे रिलाई करना होता है कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट हैक नस्तलिक में बस 28 कैरेक्टर्स हैं जबकि देवनागरी में 48. ऐसे कुछ साउंड्स हैं जो बस एक स्क्रिप्ट में हैं और दूसरे में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एज यू नो कि द रेट्रोफ्लेक्सेस ठ ढ र ण ये पूरे I can't, I'm not gonna read that. I'm not gonna read that. दुनिया में बस भारत में मौजूद है. Therefore, देवनागरी has letters to make these sounds. But नस्तलिक में ओरिजिनली ये नहीं थे. I say originally because जब ये स्क्रिप्ट इंडिया में यूज हुई तो ये मार्क इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशली टू मेक साउंड्स लाइक ट ठ ड़ ढ़ एटसेट्रा. इस मार्क को कहते हैं टॉय. एडिशनली नस्तलिक में ख घ Yeah. I'm looking, I'm just I don't want to even bother. I don't want to even bother. You're going through it like no problem. You know, it's like being a kid again. फ फ थ ध इन सब के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है. दे आर रिटन द वे वी राइट इट इन इंग्लिश. क प्लस ह ग प्लस ह प प्लस ह एंड सो ऑन. Similarly, the boss characters of Devanagari like ण, ज्ञ, ञ, ङ, त्र, क्ष इन सब के लिए नस्तलिक में कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता. They are approximately simplified as ग plus य, न plus ग, क plus श, but these sounds are very tricky for Urdu speakers. And in reverse, कई सारे sounds ऐसे हैं जो कि नस्तलिक में मौजूद हैं और देवनागरी में नहीं. Case in point, sounds like f and z used in words like फिलहाल, फलसफा, फासले, जमाना और कई सारे शब्द. इनको देवनागरी में लिखने के लिए कोई तरीका नहीं था एंड देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ नुक्ता वाज इंट्रोड्यूस्ड, अ डॉट दैट वाज प्लेस्ड बिलो फ एंड ज टू मेक फ एंड ज. Most yeah. Hindi speakers today can make these sounds. Learning the fa was so weird. I'm like, why don't they have because it's just like, why is it literally the p with a dot underneath? Why is it like that? It was like, is this like an H putting it after a P to get an fa sound? Is that what this is? Oh my gosh. But where it gets trickier is this bit. Gh, kh, Oh, I couldn't even. I couldn't even. Cause I can't do that. I can't do that. Like that's the thing. I was listening to the song from Tarandar that everybody loves, and a lot of it is the I'm just like, how do you like that? It's just, it's all just in the saliva. I think it's all like in the back of the throat. How? Like I can't. I don't have the talent for it. and h. All these sounds are made from the back of the throat. Like I just said, the back of the throat. It's where your mouth is the most moist. It's where the saliva just gets spit to the front. I can't. My mouth is all watery now. Ugh. Concept जो देवनागरी में exist नहीं करता. So it's not Galib, it's Ghalib. It's not Khan, it's Khan. हाँ वही तो बोला कान. No, not Khan. From the epiglottis. Khan. Khan. Yeah. Does that sound like Stitch? It's not Khan, it's Khan. Like, oh my gosh. Yeah. Khohana means family. From the epiglottis. Epiglottis. Khan. हिंदी में कुवैत और कतर दोनों के लिए सेम साउंड क यूज होता है, बट इंग्लिश में वी यूज टू डिफरेंट लेटर्स के एंड क्यू बिकॉज द साउंड्स आर एक्चुअली डिफरेंट. इट्स कुवैत. I will never know how Hindi might sound to a non-Hindi speakers. The funny thing is Hindi sounds like any kind of, yeah, like a lot of the languages around India, like even like before I started actually learning Hindi, Kashmiri sounded like Hindi to me. Punjabi sounded like Hindi to me. Like there's so many languages that just sounded like Hindi to me, because they all like are derived from Sanskrit a bit, and then it's just like they sort of, since they're all close together, they all take sort of elements and the way the cadence goes and flows. That to me it sounded different, but yet you have like a crap. I'm trying to think of the language, but like the those you can normally pick them out. It's like, oh, that's more of a Middle Eastern type of language, because they're normally rough on the throat, and you have to literally burn your throat with acid in order to get those sounds out easily. But that's the thing. It's just like it sounds the same for the most part for foreigners. Just like how, well,
a British accent. We're all speaking English, but a British accent, a Southern accent, a New York accent, a Brooklyn accent, a Californian accent, a Canadian accent are all basically the same. But for the most part, it's hard to understand one another because it just inflection is so different, completely different. and Qatar. According to some language experts, ये complex sounds came in Arabic in Persian because of hot climate. जी हाँ, the hot climate caused people to use the back of their throat instead of exposing their tongue to the hot air. Oh my gosh. That actually makes sense. That makes sense. Because I hate talking when it's either like even too cold, I guess, but that's not normally as bad as like when it's too hot. And if you're especially in like a sandy area, sorry, I can't even speak, a sandy area, you don't want to talk because you don't want to have your mouth exposed to the elements. So you want to huck from the back of your coat. It sounds disgusting. What's funny is that song that everyone's loving sounds so freaking cool. But if someone probably was speaking to me normally without the music and the beat, I'd be like, ugh. And finally, what I think is the most badass character of Nastaliq, Ain. Written Ayin, this letter Ayn. makes the sound ah, which is different from the open ah. And the difference is so subtle, it's almost impossible for non-Arabic speakers to make the sound. So Yep. Yep. There's so many things. Like I'd be saying something, and then my wife's like, no. You say it like this. I'm like, I am saying that. No, like this. I'm like, I am saying that. It was like, no, like this. And it's like there's like a hidden H somewhere in the word that apparently you can hear it when saying it, but you could say like 100 different words that all sound the same. They'd all sound the same to me. But a native speaker would be able to pick it all out. Imagine like saying an and then you kind of tighten up your throat a bit, so it's like a Loads and loads of words begin with Ain. You got oh man, you've got Salamu alaikum, you've got Amr. Perhaps most even more famously, the actual language itself. Al-Lugha al-Arabiya. Another difference in Hindi and Urdu is how they pluralize words. ये sentence का example लेते हैं. They asked many questions. In Hindi you would say, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे. But in Urdu you would say, उन्होंने बहुत सवालात किए. The singular for word in Hindi is shabd, but the plural is also shabd. So you would say एक शब्द and अनेक शब्द. On the other hand, the singular for word in Urdu is lafz, but the plural is alfaz. जी हाँ. Urdu also has these complex word pairings called izafat. लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है. यहाँ शेर पंजाब is an इजाफा. इसी expression को हिंदी में बोला जाता है कि लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है. Other इजाफा you might have heard are मुगल आजम, चश्मे बद्दूर, हाले दिल, etc. etc. Okay, language class over. Back to our history class. Early 1800s में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी इंडिया में. पहला कि द मुगल रूल इन इंडिया हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन. द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर फॉर एग्जांपल, वो ब्रिटिश के पेंशन पे जी रहे थे. द ग्रेट मुगल्स जिन्होंने 300 साल तक भारत को रूल किया था, वो अपनी आंखों से अपनी रियासत के आखिरी दिन देख रहे थे. 1837 में ब्रिटिशर्स ने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट जिनके लिए फारसी वाज वेरी मच द प्रेस्टीज लैंग्वेज. दिस एंड द जनरल सेंस की द रियासत वाज गोइंग डाउन पुश्ड देम इनटू अ काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड. हुआ ये कि उर्दू राइटर्स नाउ नो लॉन्गर रोट इन सिंपल हिंदी फारसी स्टाइल. जब उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है, दे डबल डाउन ऑन यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स फारसी वर्ड्स एंड रिड्यूसिंग एनी हिंदी वर्ड्स. दिस वाज लाइक अ साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म टू कॉम्पेंसेट फॉर द लोअर्ड स्टेटस. फॉर एग्जांपल, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दीवाने गालिब. नक्श फरियादी है किसकी शौक है तहरीर का, कागजी है पहरां हर पहकार तस्वीर का. Well, I did not understand that, and I'm pretty sure you did not as well. Well, don't. Wait, you did? But what did it mean? We're learning here. We're learning here. Oh, father would get it right away. Most likely. But what is the basic gist? Like something simple you can pick out here. Oh, it's romantic. Oh, right. Let's find out. Feel guilty because no one understood at that time as well. This was a very deliberate attempt at hyper-Persianizing the language, and this made the Urdu poetry sound very bookish. 1857 में after the first rebellion, the British had killed 27,000 people in Delhi. Witnessing the great Muslim empire crumble, Ghalib wrote in a letter, ironically in very simple Urdu, भाई क्या पूछते हैं क्या लिखूं. दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर थी. किला, चांदनी चौक, हर रोज बाजारे जामा मस्जिद का सफर, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फुल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं.
फिर कहो दिल्ली कहाँ? हाँ, कोई शहर कलम रवे हिंद में इस नाम का था। अब ये ख्याल ब्रिटिशर्स को कैसे आया कि पर्शियन को हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाए, इसका जवाब हमें मिलता है 1787 में, जब एक अजीबोगरीब ब्रिटिश डॉक्टर कॉल्ड जॉन गिलक्रिस्ट ने अपनी मेडिकल प्रोफेशन हमेशा के लिए छोड़कर इंडिगो फार्मिंग करने का अनोखा डिसीजन ले लिया। उनका इंडिगो फार्मिंग का स्टार्टअप चला नहीं, बट हाँ, इनके ये धंधे के चलते कलकत्ते से बम्बई तक उनका नेटवर्क काफी स्प्रेड हो गया। एंड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द लोकल्स ही फेल इन लव विद इंडियन लैंग्वेजेस। उन्होंने 1790 में एक इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी पब्लिश किया था। यू कैन गेट अ सेंस ऑफ हिज वर्क बाय द आइडिया दैट द एंटायर डिक्शनरी वाज इन द लैटिन स्क्रिप्ट, सो इन अ वे दिस वाज द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। अगले 12 साल वो पटना, अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर इन सब जगह ट्रैवल किए। बेस्ड ऑन हिज ट्रैवल्स ही रियलाइज कि इंडिया को अगर रूल करना है तो इंडिया की भाषा जाननी जरूरी होगी। तब तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पर्शियन और अरबिक सिखाया जाता था। सो गिलक्रिस्ट देन रिकमेंडेड द गवर्नमेंट की ब्रिटिश ऑफिशियल्स को फारसी और अरबिक के साथ-साथ हिंदुस्तानी भी It's so funny. They like what I say. What I say, I love that joke where it's like where everyone just says India's in the Middle East. So everyone was learning Arabic. It's just like, of course, there's no difference. Now, if you had your eyes a little differently, they would be learning a different language. Racist, yes, but it's funny. It's funny because it's just like it was all based on race at that point in time. It's like, oh, all these people look about the same. Let's just learn one language. नहीं चाहिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट हिम एंड इस तरह कोलकाता में स्टार्ट हुआ ओरिएंटल सेमिनरी और गिलक्रिस्ट का मदरसा। आई एम नॉट कुकिंग इट अप, लाइक दैट वाज अ लिटरल नेम, गिलक्रिस्ट का मदरसा। दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड एक साल में दिस ग्रू अप टू द फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बिकेम द फर्स्ट प्लेस जहां हिंदुस्तानी भाषा को एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया। गिलक्रिस्ट बिलीव कि हिंदुस्तानी जबान वाज ओरिजिनली प्योर हिंदवी दैट गॉट करप्टेड बाय अरबिक एंड पर्शियन, सो ही एनकरेज स्कॉलर्स टू राइट इन अ स्टाइल जिसमें फारसी के बजाय संस्कृत के वर्ड्स यूज हों हिंदुस्तानी में। दस उर्दू के ढांचे में संस्कृत को इंजेक्ट करके तैयार हुआ द फर्स्ट वर्जन ऑफ मॉडर्न हिंदी। सो यस, टेक्निकली एक नई भाषा थी, बट गिलक्रिस्ट के अनुसार दिस वाज द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन ऑल ओवर इंडिया बिफोर द मुस्लिम्स हैड अराइव्ड। नाउ क्या ये गिलक्रिस्ट का जेन्युइन लव था फॉर इंडियन लैंग्वेजेस और डिड ही जस्ट वांट टू सो द सीड्स ऑफ डिवाइड एंड रूल? ये हम निश्चित तौर से तो अभी नहीं कह सकते, बट हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि 1850 तक हिंदुस्तानी भाषा रिलीजियस ग्राउंड्स पे डिवाइड हो चुकी थी। हिंदुओं के लिए संस्कृत युक्त हिंदुस्तानी या हिंदी ज्यादा प्यारी थी, जबकि मुसलमानों के लिए फारसी में लदा हुआ हिंदुस्तानी उनका शान था। दिस हाइपर संस्कृताइज्ड हिंदी और हाइपर पर्शियनाइज्ड उर्दू को कोई आम इंसान नहीं समझ सकता था। बाजारों में और सड़कों में अब भी ये मिली जुली हिंदुस्तानी ही बोली जाती थी, बट ये दो जबानें अब भाषा नहीं रही थी, ये सिंबल्स बन चुकी थी। सिंबल एक प्राउड मुस्लिम होने का और एक प्राउड हिंदू होने का। साल 1900 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पर्शियन स्क्रिप्ट के साथ साथ देवनागरी को भी ऑफिशियल स्टेटस दे दिया एंड दिस बिकेम द फाइनल नेल इन द कॉफिन। दिस वाज द रीजन दैट इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ 2 रिलीजन्स एंड 2 लैंग्वेजेस। एनीवे, सो हिस्ट्री में वैसे बहुत कुछ हुआ इस टाइम पे। गांधी जी फॉर एग्जांपल वाज बिग फैन ऑफ हिंदुस्तानी एंड ही वांटेड ऑल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, इग्नोरिंग द फैक्ट कि देयर आर सेवरल अदर लैंग्वेज फैमिलीज लाइक द सिनो-तिबेटन फैमिली और द द्रविडियन फैमिली जो Like that's the thing. They should have again, how I feel about it, they should have because the language that becomes nationalized, like right now, all the languages in India are being muddied because the language is not using its actual language and introducing other languages into its speak. And there is nothing wrong with that. The problem is the language will die and people will stop speaking it entirely. And the next thing you know, the nation will be speaking solely English, for example. Instead of having a national language that everyone learns and is just like, you know, grows up learning it and be like, okay. And then they have a protected state language. Like I always use the example of like the Native Americans that to this day still speak in their native tongue. Do they speak it outside of their small compact area? No. But they learn it and they grow up in it and they can speak it amongst their tribe and go out and be able to speak it, but will everyone understand them? No. But they also know English, and again, they have a far higher intellect because, again, they learn more languages. That's why they run casinos and make a ton of money and then kick other people out of the tribes, because that way, the money they get subsidized by the government, they can pocket even more of it because it becomes corruption. Because a lot of people, if you know anything about the U.S. right now, like the Native Americans, they're kicking other Native Americans out of tribes because they don't want to share the finances that come in from the government. So they excommunicate tribesmen. So I'll never be able to qualify for my finances because my grandmother was kicked out when she was a kid. But yeah, that's just how it works.
हिंदुस्तानी को अपना भाषा नहीं मानते। एनीवे, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अडॉप्टेड Save languages. लैंग्वेज जो उसकी 5% पॉपुलेशन बोल भी नहीं सकती थी। अ लैंग्वेज जिसका जन्म पाकिस्तान से Oh, and something else. The longer it takes India to decide a national language, the more English is going to become the dominant language, especially now that social media and everyone is on social media. The fact that everyone's on social media, they're all going to get bogged down and just pay attention to the West. Why? Because the West is so cool. That's the dream. I don't know why, but that's the dream. So, of course, they're going to try to learn English. And then all their friends are going to learn English. And then guess what? Before you know it, the native tongues of each village, in each city, in each territory of India will be English. And the rest will have faded to time. That's why it's best to just get a national language, have English be an extra course, and have each town, city, state have like a language that they just speak around there, and then everyone also knows like the national language. And if you want to go outside and you like to the US or the UK or something, you learn that nation's language as well. That's just how it should be. सो दूर लखनऊ और दिल्ली में हुआ था। अ लैंग्वेज जिसकी 75% वर्ड्स और 99% वर्ब संस्कृत से आते हैं, और एक लैंग्वेज जिस पे फारसी का झोंक होने के बावजूद उसका डीएनए संस्कृत का ही है। एंड इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, एक ऐसी भाषा जिसमें बस 2 सेंचुरीज पहले तक कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन कंक्लूजन, आर हिंदी एंड उर्दू सेम लैंग्वेज और आर दे डिफरेंट? Same. अपनी ग्रामर है वो तो, बाकी अल्फाज तो भाई ये प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज इज अ मिथ। वेल, while I agree with Javed sir कि languages बस words नहीं होते but उनका syntax होता है, I think it is important that we recognize the importance of languages as not just languages but symbols of identities. I think grammar और syntax के साथ साथ एक language की अपनी vibe होती है। Both pizza and roti are made from the same thing, आटा. But wouldn't you agree that their vibes are very different? Similarly, I do think even I'd eat them both. What you do, you have the pizza and you put the other on top. You eat it like a sandwich. Do it. It's going to be delicious. If 90% of Hindi and Urdu are the same, the rest 10% is what makes the difference. जब कोई इंसान शुद्ध उर्दू बोलता है, we think of them as sophisticated, high culture, maybe even romantic. But अगर कोई शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करे, then they come across as formal, academic. ऐसा perception क्यों shape होता है? For example, the synonym for love in both these languages, ishq and prem, they have very different flavors, won't you say? Since both these languages look at 2 different poles for their formal concepts, the rich meanings in each language come from 2 different mental models. For example, the terms shaheed and jahil are rooted in Islamic semantics, जबकि words like mukti and karm, they have very deep Hindu concepts behind them. Therefore, maybe it is fair to say कि Hindi and Urdu are 2 twins who are identical by nature but who are very different by nurture. एक रोटी है तो दूसरा पराठा, बने दोनों आटे से हैं। अब रोटी और पराठा सेम है या डिफरेंट, इसका जवाब तो बस आप ही दे सकते हो। Yeah. You can look at like tortillas as well as that thing, and that's just like there's corn tortillas, there's all different kinds of tortillas. They're definitely not the same thing. But I gotta say, that was actually pretty fascinating. I feel like I learned a bit. But the difference between tortilla and pasta, come on. They're made of the same thing, honestly. It's how they're processed that is different. But I do gotta say that is actually pretty interesting, that whole thing. But I truly believe, especially with India becoming more global, they need to state a language, because before India knows it, its languages will be gone. Because it's not the adults that dictate the future of a language, it's the kids. It's the kids that dictate it, not the adults. As much as the adults want to be the ones in charge and say where the future is headed, they don't. Unless they put their foot down and say, this is our national language, they're not going to change anything, and the kids will decide for themselves. You literally have to put the rules down so that way they actually do what is necessary. They actually do what is necessary and be like, oh, this is our native language now. You guys get a video? So bad. Don't forget to like and subscribe. Wait like that.